प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर। यानी कि आज इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर। प्यारे बच्चों, आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इस टॉपिक की कंप्लीट स्टडी करेंगे, जिससे आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम। आज जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, उसमें हम जानेंगे नेचर ऑफ गामा रेज और एनर्जेटिक्स ऑफ गामा रेज एंड रिकॉइल इफेक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं कि ये होती क्या है। ये हम सभी जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होती हैं, वो अपने अंदर से इस तरह से आप देखिए, ये लेड कैविटी है और ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस स्पॉन्टेनियसली इमिट करते रहते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। यूं कहिए कि ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये अनस्टेबल होता है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज प्रोड्यूस होते हैं। इन दोनों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। आज हम बात करेंगे गामा रेज की, कि ये गामा रेज होती क्या है। ये तो हमें पता चल गया कि ये इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से पैदा होती हैं। और अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि हम आपको बताएंगे कि इस पर ना चार्ज होता है ना मास होता है, ये न्यूट्रल होते हैं और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये गामा रे फोटोन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जिनकी क्या वेवलेंथ होती है वो भी हम आपको यहां पर आज बताएंगे। अब आप एक बात कह सकते हैं कि सर, ये जब न्यूट्रल है, ना इन पर चार्ज है ना इन मास है, तो फिर क्या होता होगा। हमने वहां पढ़ा था कि पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में बदल जाती है और फिर पैदा होती हैं अल्फा और बीटा पार्टिकल्स। लेकिन यहां तो इन पर ना चार्ज है ना इन पर मास है, तो फिर क्या होता होगा, यही बात तो हम आपको आज यहां बताने वाले हैं। बस आप तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, मैं आपको समझाते हुए लिखते हुए चलूंगा। बस शर्त इतनी है कि अगर आपको ये सारे कुछ समझ में आए तो लास्ट में, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिए और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं गामा रेज की, कि ऐसी शुरुआत करेंगे आप लोग कि इन रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस emit the alpha, beta and gamma rays स्पॉन्टेनियसली, अपने आप होता है। स्पॉन्टेनियस, और मैंने जैसे पहले ही बताया, इन दोनों के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं। हम बात इनकी कर रहे हैं, ये कब पैदा होती है, क्योंकि हमने बताया इस पर ना चार्ज होता है ना मास होता है। तो फिर क्या होता है, इसका मतलब ये आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि जब ये अल्फा और बीटा पार्टिकल्स पैदा होते हैं, तो इस दौरान एक डॉटर न्यूक्लियाई पैदा होती है और वो डॉटर न्यूक्लियाई जो है ज्यादा एनर्जी की होती है, या यूं कहिए कि वो एक्साइटेड स्टेट में वो न्यूक्लियस होती है। ये देखिए, ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है, जरा समझना इसको। मतलब ये जो गामा रे है, ये अल्फा पार्टिकल के साथ या बीटा पार्टिकल के साथ भी पैदा होता है, उसी, या यूं कहिए कि उसी के साथ ही पैदा होता है। ये एक्साइटेड स्टेट है, इसको हम इनिशियल स्टेट भी कहते हैं। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है,
इसको हम फाइनल स्टेट भी कह देते हैं। अब हो क्या रहा है कि जब अल्फा या बीटा पार्टिकल इमिट होता है, या यूं कहिए कि बीटा डिके या अल्फा डिके के दौरान जो डॉटर न्यूक्लियाई पैदा होती है वो एक्साइटेड स्टेट में होती है, यहां होती है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और फिर वो वहां ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकती, इसलिए वो ग्राउंड स्टेट में या फिर लोअर एक्साइटेड स्टेट में वापस जंप कर जाती है। तो क्योंकि यहां एनर्जी ज्यादा है और यहां एनर्जी कम है, तो अब वो जो एनर्जी कहां गई, वही एनर्जी जो है इस तरह से हमारे गामा रे के रूप में या गामा रे फोटोन कहिए के रूप में पैदा होती है, जिसकी जो एनर्जी होगी वो इन दोनों जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के एनर्जी का जो डिफरेंस है उसके रूप में वो बाहर आ जाती है और इस तरह से हमारी जो गामा रे है वो पैदा होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, इसकी हम डिस्कस करेंगे, इसके सारी इस सब कुछ इसके बारे में लिखेंगे जब हम आपको एनर्जेटिक्स ऑफ द गामा रे बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, ये तो हमें पता चल गया कि इन इमिशन ऑफ द गामा रे द ट्रांजिशन takes place from the excited state to the lower excited state or ground state, या यूं कहिए the gamma ray is the result of, किसकी वजह से पैदा हो रहा है, result of transition और transfer of nucleus from its excited state to the lower excited state from its excited state to lower excited state or ground state, excited state to the ground state. Gamma rays are electrically neutral, they have no charge, no mass, ये भी लिख लीजिए। The gamma rays are neutral, they have no charge and no mass, ना इन पर चार्ज होता है ना मास होता है, they move with velocity of light, और तो और इनका जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है, खैर उसकी बात है, एंड 0 रेस्ट मास, ये बात भी आपको पता चल गई। ये हम गामा रे की नेचर हम जानना चाहते हैं, आखिर ये गामा रे है क्या। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और अगर हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सीधी जाएंगे, ना ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं, क्योंकि इन पर ना चार्ज होता है ना मास होता है, बस एनर्जी के पैकेट हैं जो रेडियो एक्टिविटी के दौरान पैदा होते हैं, और इन्हें हम गामा रे फोटोन भी कहते हैं। एक तरह से आप दे आर, ये लिख ही दीजिए बेटे, दे, जो चीज आप समझ रहे हैं ना बस वो लिखते जाइए, फिर देखिए आपके नंबर कितने आते हैं और आपके माइंड पर जोर भी नहीं पड़ेगा, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी लिख के आप आएंगे, रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझ लीजिएगा। दे आर गामा रेज फोटो, मतलब इनके बारे में हम लिख रहे हैं कि ये क्या है, नेचर ही तो जानना चाह रहे हैं। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations ranging from 0.005 ये इनकी वेवलेंथ है टू 0.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और ये आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी होती है, जैसे किसी स्टेबल न्यूक्लियाई पर अगर हम बॉम्बार्डमेंट करें तो फिर एक और डॉटर न्यूक्लियाई पैदा होती है, और उस दौरान हमारी गामा रेज भी पैदा होती हैं जिनकी एनर्जी लगभग 8 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। इन आर्टिफिशियल
रेडियो एक्टिविटी वी ऑब्जर्व द gamma rays having energy from 8 to 10 mega electron volt एनर्जी इससे ज्यादा ही हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपको अब तक ये आइडिया तो हो गया होगा कि ये गामा रेज होती क्या है। बिल्कुल हो गया होगा। ये गामा रे फोटोन है विच इमिट्स ड्यूरिंग द अल्फा और बीटा डीके, और ये भी पता चल गया कि दे हैव नो चार्ज नो मास, इतना भी आइडिया हो गया है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ही होती हैं जिनकी ये वेवलेंथ होती है और इनकी एनर्जी लगभग कितनी है वो पता चल गई। ये कब पैदा होती है? जब कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट में जंप करती हैं, और इस दौरान जो उनका एनर्जी डिफरेंस है वही हमारा इस गामा रे फोटोन के रूप में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो हुई बात प्यारे बच्चों इनकी नेचर की, क्योंकि ये जानना हमें बहुत जरूरी है इस इंटरेक्शन ऑफ गामा रे विद मैटर को डिस्कस करने से पहले। लेकिन अभी हमें एनर्जेटिक्स ऑफ गामा रे एंड रिकॉइल ऑफ दिस न्यूक्लियस या रिकॉइल इफेक्ट्स को भी जानना है। लेकिन उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एनर्जेटिक्स ऑफ गामा रेज एंड रिकॉइल इफेक्ट्स, इन दोनों चीजों को प्यारे बच्चों हम स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये गामा रेज कब पैदा होती है? जब हमारी न्यूक्लियस इसकी एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होता है तब। अब हम ये मान लेते हैं, थोड़ा सा आपको लिखना होगा कि लेट अस सपोज दैट एम नॉट स्टार। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये है हमारी पेरेंट न्यूक्लियस, और जब गामा रे पैदा होता है तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ना चार्ज चेंज होता है ना मास चेंज होता है, लेकिन गामा रे पैदा होती हैं। क्यों? क्योंकि इन पर ना चार्ज होता है ना मास होता है। इसलिए जो डॉटर न्यूक्लियस पैदा होगी उसका चार्ज भी वही रहेगा और उसका मास भी रहेगा। बस ये एक्साइटेड स्टेट में थी और ये इसकी ग्राउंड स्टेट में है, और इस तरह से हमारे पास ये गामा रे पैदा होगा। आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द गामा रे डीके डॉटर न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड having charge and mass same as that of the parent nuclei. Only the state change from excited state to lower excited state or ground state. But इतना ही आप लिखेंगे। थोड़ी सी बात हम यहां लिख देते हैं कि m नोट ये क्या है, ये हम सपोज कर रहे हैं दिस इज द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। लिखेंगे रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस in its excited state। ठीक है, और ये और चीज मान लेते हैं कि ये जो हमारा m नोट है, इट इज द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट को शो करने के लिए भाई उसकी एनर्जी ज्यादा है, हम स्टार लगा देते हैं, और ये जो है दिस इज द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इन इट्स ग्राउंड स्टेट। लिख दीजिए, ये क्या है? रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है तो रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है आप जानते हैं ना, E बराबर mc स्क्वायर। तो ये mc स्क्वायर क्या हो जाएगी? इट इज द रेस्ट मास एनर्जी इन एक्साइटेड स्टेट, और m नॉट c स्क्वायर क्या हो जाएगी? इट इज द रेस्ट मास एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। स्टेट ही तो बदल रही है, इस स्टेट के बदलने से ही हमारा गामा रे पैदा हो रहा है या गामा डीके हो रहा है। लिख भी देंगे m नॉट स्टार c स्क्वायर, ये क्या है? रेस्ट मास
energy in its excited state, and m naught c square is the rest mass energy of nucleus in its lower excited state कह सकते हैं या फिर ग्राउंड स्टेट। और प्यारे बच्चों, when the transition takes place from excited state to the ground state, then the gamma ray photon produced और gamma ray decay या gamma decay takes place, कुछ भी आप कह सकते हैं। आप इतना कहेंगे, मैं यहां लिख भी देता हूं। ये देखिए, ये क्या है, m नॉट स्टार सी स्क्वायर, ये हमारी एक्साइटेड स्टेट की जब न्यूक्लियस थी तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी है। और अकॉर्डिंग टू, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, जो लगेगा ही किसी भी रिएक्शन में, ये लॉ लगते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वगैरह, ये कुछ कंजर्वेशन लॉज हैं जो ओबे होते ही हैं। तो चलिए उसे हम अप्लाई ही कर देते हैं। यहां पे आप यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताइए प्यारे बच्चों, यहां पर एनर्जी कितनी है? आप कहेंगे सर यहां पर तो न्यूक्लियस क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में है तो एनर्जी इतनी ही है, m नॉट स्टार सी स्क्वायर। ये क्या है? इट इज द रेस्ट मास एनर्जी इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस। अब जब ये ग्राउंड स्टेट में आती है तो क्या होता है, इसकी रेस्ट मास एनर्जी चेंज हो जाती है और वो कितनी होगी, m नॉट सी स्क्वायर। दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। भाई यही तो थी सारी, तो कुछ तो ये हो गई और फिर बाकी, क्योंकि यहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमें ओबे करना ही होगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाकी की एनर्जी, ये देखिए, दिस इज द एनर्जी कैरियड बाय द गामा रे और इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दीज टू। लेकिन इसके साथ साथ यहां एक फैक्टर और आता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि एक बंदूक है, बंदूक को हमने ऐसे ले रखा है, जैसे ही उसमें से ब्लड फायर होती है तो उसमें से ब्लड जो है कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, लेकिन इस दौरान आप देखेंगे इसे हम रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं। यहां पर भी ऐसा ही है, जब कोई न्यूक्लियस में से गामा रे पैदा होता है तो न्यूक्लियस पीछे की तरफ हटती है, जिसे हम रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, और उसकी भी तो अपनी कुछ एनर्जी होती है ना। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस। मेरी बात समझ गए होंगे। ये एक महत्वपूर्ण इक्वेशन हमारे पास आ गई है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहां पर ये क्या है, इनके बारे में मैंने बता दिया। ये क्या है, इट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट, इट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इन ग्राउंड स्टेट, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द गामा रे फोटोन। लिख भी दिया आप, वेयर ई गामा क्या है, ई गामा इज द एनर्जी ऑफ गामा रे फोटोन। और ये जो TA है प्यारे बच्चों, ये क्या है, देखिए, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि कितनी, जब जो न्यूक्लियस है गामा रे पैदा होने के दौरान पीछे हटती है, उसे रिकॉइल कहते हैं, और उस समय उस न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस। ये चीज भी आपको समझ में यहां पर आ गई होगी। और यहां पर हमने क्या लगाया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही नहीं, यहां पर अभी हम इसको थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई कर देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा देते हैं, क्योंकि वो भी यहां पर ओबे हो रहा है। फिर हमें थोड़ा सा और पता चल जाएगा एनर्जेटिक्स ऑफ दिस। क्योंकि देखिए, ये जो एनर्जी पैदा हो रही है ना, आप यहाँ पे ये देखिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ये m नॉट स्टार सी स्क्वायर है। इसमें से इसको अगर हम इधर घटा रहे, लेफ्ट साइड में हम ले आए, तो ये हो जाएगा m नॉट सी स्क्वायर, और इधर सिर्फ बचेगा हमारे पास ये दो ही टर्म बचती हैं, गामा और टी। इसका मतलब हुआ कि ड्यूरिंग दी गामा डिके, द ट्रांजिशन एनर्जी, जो यहां से यहां तक जो एनर्जी पैदा होती है, इज शेयर्ड बाई द गामा रे फोटोन एंड द रिकॉइल
ऑफ द न्यूक्लियस। मैं इसको लिख देता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। और अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और अपना नाम और जगह का नाम तो जरूर लिखते चलिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्यारे बच्चों ये तो आप जानते ही हैं कि भाई पहले मोमेंटम कितना था और बाद में कितना मोमेंटम है, दोनों बराबर होने चाहिए। सीधी सी बात है, यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि हम यहां बात करना चाह रहे हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो भी है न्यूक्लियस का, जो रिएक्टेंट्स का होता है, वही प्रोडक्ट्स का होना चाहिए फाइनल मोमेंटम। प्यारे बच्चों बता दीजिए, जब गामा रे पैदा हुआ था उससे पहले मोमेंटम कितना था? क्योंकि सर कुछ भी नहीं था उस समय, तो जीरो था। कोई बात नहीं, जीरो ही था। लेकिन जैसे ही गामा रे फोटोन पैदा हुआ तो उसमें दो काम हुए। उसमें एक तो ये देखिए, गामा रे पैदा हुआ तो उसका मोमेंटम होगा, साथ में मैंने एक और बात बताई कि जो न्यूक्लियस होती है वो पीछे हटती है, तो उसका भी तो कुछ मोमेंटम होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा, और वो है, उसको हम ये से, इट इज द मोमेंटम ऑफ द रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस। लिख भी देता हूं मैं यहां पे, हियर ये है मोमेंटम ऑफ गामा रे, जो पैदा हुआ है ना, ये उसका है। और ये जो पी ए में लिख रहा हूं, इट इज द मोमेंटम ऑफ रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस। ये देखिए, इधर तो जीरो है, हम इसको कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि माइनस पी गामा। ये देखिए, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में ले लूं तो ये हो जाएगा। लेकिन माइनस का तो सीधा मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें से जब गामा रे पैदा होगा तो गामा रे इधर जाएगा, तो फिर हमारी न्यूक्लियस पीछे की तरफ रिकॉइल होगी। तो ये दोनों जो मोमेंटम है ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वो तो ये दिखाते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। आप ये कह सकते हैं कि पी ए इट इज इक्वल टू पी गामा। Negative sign only indicates here that these two, gamma ray and nucleus, moves in opposite direction in order to obey the law of conservation of linear momentum. ये बात हमने यहां पर लिख भी दी है। चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल है भाई। तो बता सकते हैं क्या है? ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस। मुझे तो इसके बारे में बताइए, ये एक नया फैक्टर यहां आ रहा है, ये कितना होता है? ये तो हम सभी जानते हैं कि पी ए पी स्क्वायर बाई 2m ये होता है जी काइनेटिक एनर्जी। आप जानते हैं ना काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। लेकिन अगर मैं इसको m से गुना और m से भाग कर दें तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? 2m रह जाए ना, वही तो मैं लिखा है कि पी स्क्वायर, ये देखिए ऊपर तो पी स्क्वायर हो गया ना, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, इट इज एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m, यही है, ये लिख दिया हमने। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज यहां पर और दिखाई दे रही है कि ये जो मोमेंटम ऑफ रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस है, ये मोमेंटम ऑफ गामा रे के बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो हम यहां पर ये चीज भी तो लिख सकते हैं, यानी कि पी गामा स्क्वायर बाई 2m0। ये देखिए, इससे कंफ्यूज ना हो। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक स्क्रीनशॉट आप और ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, हालांकि नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कोई और भी रिलेशन है? बिल्कुल है। आप जानते हैं ना, E किसके बराबर होता है? ये होता है mc स्क्वायर, ये फॉर्मूला है।
तो यहां पर अगर मैं C से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, जरा ध्यान देना, तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ mc बच जाएगा, जो कि मोमेंटम है। इसका मतलब जहां मोमेंटम है, मैं इसकी बात करूं, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से जब चल रहा है तो ये गामा रे हो जाता है, इसका ना पी गामा, यानी कि मोमेंटम ऑफ दी गामा रे इज इक्वल टू दिस ई गामा बाई सी। तो फिर ये चीज अगर मैं यहां लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स इक्वल टू, यहां से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, पी गामा स्क्वायर के स्थान पर मैं ये लिख रहा हूं, यानी कि ई गामा स्क्वायर डिवाइड बाई 2m नोट, तो यहां है ही, और नीचे सी भी था ना, तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं सी स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वेशन भी आ गई है। इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस, वो चीज आप देख लीजिए। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, यहां से देखिए, इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन गई, ये देखिए कि m नोट स्टार टी स्क्वायर माइनस m नोट सी स्क्वायर एंड इट इज ई गामा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, यानी कि ई गामा स्क्वायर बाई 2 m नोट सी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 फिर। शुरू में मैंने प्यारे बच्चों बताया था कि दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी of the nucleus in excited state and this is the rest mass energy of the nucleus in ground state। और जब गामा रे प्रोड्यूस होता है, या यूं कहिए कि जब ये ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में होता है, तो इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो गामा रे के रूप में पैदा होता है। यहां एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है, हम कहेंगे कि जब ये ट्रांजिशन होता है तो गामा रे प्रोडक्शन के साथ साथ हमारी जो न्यूक्लियस है वो पीछे हटती है। मतलब ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, ये सिर्फ गामा रे प्रोडक्शन में नहीं हो रहा है, सिर्फ गामा रे बेचारा अकेला नहीं दे रहा है, कुछ एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस पीछे हटने में भी यूज कर रही है, जिसे हम रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि यही तो है वो डिफरेंस। और ये दोनों चीजें हो गई, वही मैं बात कह रहा हूं कि ड्यूरिंग gamma decay the nucleus recoils, न्यूक्लियस पीछे हटती है, एंड सो द ट्रांजिशन एनर्जी इज शेयर्ड बाय द गामा रे एंड recoil of nucleus। so energy is shared by gamma ray and recoil of nucleus। ये हो रहा है, देखिए ये। लेकिन यहां जरा देखिए, मैंने एक बात आपको और बताई थी कि जो ये रेडियो एक्टिविटी होती है ये जनरली सभी हैवी न्यूक्लियस में होती है, जो नेचुरल होती है ना, स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी तो लोअर जो स्टेबल न्यूक्लियस है उनके केस में भी हो जाती है, लेकिन जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो हैवी न्यूक्लियाई के केस में होती है। यानी कि जब ये हैवी न्यूक्लियाई होती है तो फिर ये वाली जो एनर्जी है कॉइल ऑफ न्यूक्लियस है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही कम हो जाएगी, और जब ये बहुत कम हो जाएगी तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी। आप कहेंगे कि क्या ये जीरो भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, ये जीरो नहीं हो सकती, कम जरूर हो सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती भाई, चाहे कितनी भी है। थोड़ी बहुत तो जब गामा रे जब पैदा होगा तो ये पीछे हटेगी, चाहे कितनी भी भारी बंदूक हो, जब उसमें से बुलेट आगे जाएगी तो गन कुछ तो पीछे हटेगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस यानी कि ई गामा स्क्वायर बाई 2m नॉट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो जरूर पीछे हटेगी। बट इट कैन बी मेड जीरो, कैसे बनाएंगे भाई? इस
न्यूक्लियस को हैवी ले लीजिए। जितनी ज्यादा हैवी न्यूक्लियस होगी तो आप भाई उसको जो है ना पीछे हटाना, पीछे हिलना उसका मुश्किल हो जाएगा। तो उसको हम रिकॉइल लेस कहेंगे। वो जीरो तो नहीं होगी लेकिन जीरो के आसपास हम उसको बना कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बट इट कैन बी मेड टेंड्स टू जीरो and that gamma ray emission is called recoilless gamma ray emission। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। फॉर हेवी न्यूक्लियस E gamma square by 2m naught c square, प्यारे बच्चों, it tends to zero or becomes zero and it is called, जब ये जीरो ही हो जाएगी लगभग, ये तभी होगी जब हैवी न्यूक्लियस होगी और हमारे ये जो गामा रे फोटोन उसकी भी लो एनर्जी होती है। इट इज कॉल्ड रिकॉइल लेस इमिशन। ओ गामा रे, मतलब इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी हैवी न्यूक्लियस है वो पीछे भाई हटी नहीं, और इट लीड्स टू दी एब्जॉर्प्शन, रिजोनेंस एब्जॉर्प्शन कहेंगे। आप ये कह सकते हैं ये किस में काम आती है? इट लीड्स टू दी रिजोनेंस। ये एक नई, ये हमारी एक तरह से टॉपिक बन जाता है, एक नई स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू हो जाती है, रिजोनेंस एब्जॉर्प्शन हम इसे कहेंगे। एंड इट बिकम द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। और प्यारे बच्चों, ये आपको हम हायर क्लासेस में यानी एमएससी के केस में इस चीज को भी हम पढ़ाएंगे। आज हमने इस लेक्चर में जान लिया है कि नेचर ऑफ गामा रेज क्या है, पता होना चाहिए। उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से हमारी जो एनर्जेटिक्स है, जब गामा रे पैदा होता है तो जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है वो कैसे होता है, और हमारी जो न्यूक्लियस है वो रिकॉइल करती है तो कुछ एनर्जी का पार्ट वो भी लेती है, उसको भी हमने समझा। और प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में तो इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस गामा रे इंटरेक्शन को कंटिन्यू रखेंगे। हम देखेंगे कि जब गामा रे मैटर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो कैसे इंटरेक्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है, मैं सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको ये समझ में आया है, और वो नए हैं तो इन दोनों चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर पहले के ही मेरे स्टूडेंट्स हैं तो फिर इसको लाइक और अपने दूसरे जो साथी हैं उनके जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अपना नाम और अपनी जगह का नाम जरूर कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इसी तरीके से मन लगा करके अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, अपने एग्जाम्स को, अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।